जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57M1E के बारे में। क्या ये वही वेरिएंट है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के टेबल पे पहुंच चुका है, और क्या भारत SU-57 की फाइनल फॉर्म को खरीदने की तैयारी कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये M1E है क्या ये जो नया इंजन हमें ऑफर किया गया है M1E में, वाकई हम उसको गेम चेंजर कह सकते हैं? इसका स्टेल्थ कितना सुधरा है, और जो एआई कॉकपिट को लेकर बात करी जा रही है वो असल में कितना एडवांस है, और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या भारत को ये खरीदना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो के अंत में आपको हम एक बोनस अपडेट भी देंगे जो कि आपको खुश कर सकती है, और वो अपडेट SU-57 से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जब SU-57 पहली बार सेवा में आया था तो उसे F-22 रैप्टर और F-35 का रशियन जवाब माना गया था कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये काफ़ी हद तक अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर्स को टक्कर दे सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि SU-57 के शुरुआती मॉडल में काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेस थे, जैसे कि इसका इंजन इसकी एक वीक लिंक थी। यहाँ पे मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसमें हमें सीमित सुपर क्रूज देखने को मिल रहा था। रियर स्टेल्थ पे तो हमेशा SU-57 के सवाल उठे हैं कि SU-57 का पिछला हिस्सा उतना स्टेल्दी नहीं है। और सबसे खास बात तो ये थी कि इसका जो गोल इंजन नोजल था उनको रेडार मैग्नेट्स भी कहा गया कि वो रेडार से काफ़ी ज़्यादा आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। यानी रूस के पास SU-57 की टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं थी। लेकिन रूस यहीं पर नहीं रुकता है। रूस शुरू करता है SU-57 के सेकेंड स्टेज पर काम, यानी SU-57M1E। अब ये M1E बेस लाइन SU-57 से खास क्यों है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, यूँ तो SU-57E और M1E में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जो M1E है इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका नया इंजन। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो M1E का जो नया इंजन है वो लगभग मैक 1.6 की सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रदान करता है, वो भी बिना आफ्टर बर्नर्स के। इसमें हमें 15 से 20% तक ज़्यादा थ्रस्ट देखने को मिलता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी इंप्रूव किया गया है प्रीवियस वेरिएंट से। एक्सेलरेशन काफ़ी फास्ट हुआ है, और ये काफ़ी बेहतर सस्टेन जो टर्न्स है वो ले सकता है। इसका मतलब ये है कि डॉग फाइट में इसके पास ज़्यादा फुर्ती है, लंबी दूरी पर तेज़ी बनाए रखने की क्षमता भी है, और कम फ्यूल बर्न में हाई स्पीड मिशन को पूरा करने की कैपेबिलिटी भी है। यानी अब ये सिर्फ कागजी 5th जनरेशन फाइटर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी प्रतिस्पर्धी दिखने लगा है, और वेस्टर्न फाइटर्स को टक्कर देने के समकक्ष आ चुका है। अब आइए बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पे जो कि काफ़ी पिच किया जा रहा है भारत के सामने, और वो है स्टेल्थ में सुधार। पहले SU-57 की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि उसका जो रियर एस्पेक्ट है वो उतना स्टेल्दी नहीं है, या उसका जो रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ है उस पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन M1E में जो रीडिजाइन सेरेटेड या फिर हम कह लें कि फ्लैट 2D नोजल्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इंजन स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं, इनलेट गाइड वेन्स में संशोधन किया गया है, रेडार क्रॉस सेक्शन कम करने की कोशिश करी गई है रूस की तरफ से। और सबसे खास बात तो ये है कि इन सब का जो एक दावा करती है रिपोर्ट की प्रभाव है वो हमें इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होता दिखाई पड़ने में मदद भी कर रहा है। यानी कि इसका जो IR सिग्नेचर है वो काफ़ी कम हुआ है पहले के तुलना में, और ये बेसिकली F-22 जैसे जो एग्जॉस्ट ज्योमेट्री है उससे प्रेरित भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल सुधर चुकी है? अगला जो बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलता है M1E में वो रेडार और सेंसर के फील्ड में है। SU-57 में हमें रशियन सेंसर और रेडार्स देखने को मिलते हैं, और वेस्टर्न एक्सपर्ट अक्सर इसकी कैपेबिलिटी पर संदेहप्रद होते हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो SU-57 की जो बदलती ताकत है उसको प्रदर्शित करती है। दरअसल अगर हम SU-57 की अनोखी ताकत की बात करें तो यह है उसका मल्टी बैंड रेडार सिस्टम। SU-57 में हमें N036 बेल का ऐसा रेडार देखने को मिलता है, एक्स बैंड फायर कंट्रोल देखने को मिलता है, और सबसे खास जो विंग लीडिंग एजेस हैं उनमें हमें एल बैंड रेडार एरेस भी देखने को मिलती है। एल बैंड बेसिकली कम फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, और अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है। और अगर यह क्षमता वास्तविक है जो कि बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, तो ये एशिया में अगर आया तो ये निसंदेह एक गेम चेंजर हो सकता है। साथ ही साथ इसमें हमें एक एडवांस 360 डिग्री हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। पायलट एयरक्राफ्ट के आर पार देख सकता है, जैसा कि हमें F-35 में कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। रिपोर्ट्स तो यही क्लेम करती हैं कि अपग्रेड के बाद SU-57 को भी उस कैपेबल बनाया गया है। एडवांस सेंसर फ्यूजन देखने को मिलता है, और नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेशन जो है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़े पैमाने पर यूज किया गया है। M1E में हमें AI और जो कॉकपिट अपग्रेडेशन है वो भी देखने को मिलते हैं।
M1E में छोटे छोटे डिस्प्ले हटाकर एक बड़ा वाइड एरिया डिस्प्ले लगाया गया है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि AI ड्रिवन जो कॉकपिट इकोसिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो 90% रूटीन टास्क हैं वो AI मैनेज कर सकता है। यहाँ पर थ्रेट को प्रायोरिटाइज कर सकता है, यानी थ्रेट को प्राथमिकता दे सकता है कि कौन सा प्राथमिक थ्रेट है और कौन सा द्वितीयक। अब यहाँ पर जो टारगेट एलोकेशन है उसमें भी ये मदद करता है, और सेंसर डेटा फ्यूजन में भी इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि जो पायलट है वो डेटा को पूरे टाइम मैनेज नहीं करता रहेगा, बल्कि वो डिसीजन मेकर बनेगा, और आधुनिक युद्ध में यही असली फर्क लाता है। अब हम बात करते हैं भारत के स्ट्रेटेजिक एंगल की। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर अब आता है कि भारत यहाँ पर इसके बारे में क्यों सोच रहा है। भारत पहले से राफेल ऑपरेट कर रहा है, एडिशनल राफेल के ऑर्डर हम देने वाले हैं, तेजस मार्क 1 इंडक्शन की तैयारी चल रही है, इसके अलावा मार्क 2 आने वाला है, एमका पर काम जारी है। और SU-57 का यहाँ पर क्या सेंस बनता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर SU-57ME आता है तो भारत को तुरंत 5th जनरेशन कैपेबिलिटी मिलेगी, चीन के J-20 का जवाब मिलेगा, और जो मल्टी थिएटर डिफरेंस है उसमें भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। लेकिन साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी चिंता व्यक्त करती हैं कि एमका फंडिंग पर असर पड़ सकता है, लॉजिस्टिक पर रूस की निर्भरता बढ़ सकती है, स्पेयर सपोर्ट में जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। खैर वो बात की बात है। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या डील हो सकती है। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने है, तो इसलिए यहाँ पर 50-50 चांसेस है कि हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हुई तो फिर ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जहाँ पर भारत जो है इनका निर्माण अपने यहाँ ही करने वाला है। अब आते हैं उस बोनस न्यूज के बारे में जिसकी हमने बात करी थी। क्या SU-57 को लेकर भारत का मूड बदला है? तो जी हाँ, बिल्कुल मूड बदला है, लेकिन मूड बदलने के पीछे का जो कारण है ये नया वेरिएंट है। भारत को जब से नए वेरिएंट की प्रस्तुति करी गई है तो रिपोर्ट्स इंगित करती है कि भारत को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर इंजन मिल रहा है, बेहतर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, सुधरा स्टेल्थ मिल रहा है, मल्टी बैंड रेडार और AI कॉकपिट मिल रहा है, और भारत इसी को लेकर इंटरेस्टेड है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या यह प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से मैच्योर है, क्या जो परफॉर्मेंस क्लेम की गई है ये फील्ड में प्रभावी साबित होंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब इस समय भारत ढूंढ रहा है। यानी आने वाले भविष्य में चांसेस तो हैं कि SU-57 आएगा, और अगर आएगा तो हमें M1E वेरिएंट ही देखने को उसमें मिलेगा। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत के लिए ये एक आंतरिक समाधान के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर भारत यहाँ पर जल्दीबाजी में कोई फैसला कर रहा है बिना दीर्घकालिक रणनीति को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि भारत को ये जो नया SU-57 M1E है ये लेना चाहिए, या अपनी पूरी ताकत और पूरा जो रिसोर्स है वो एमका पर लगाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।